हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध रामविलास शर्मा की है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का ये निबंध। इससे पहले हम लोग 4 क्लास में हम लोग चार चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये हम लोगों का 5वां चैप्टर है कक्षा 10 का। ठीक है, कक्षा 10 का एक 5वां क्लास है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी सब आप लोगों के पास बुक होगा ही, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये निबंध। परंपरा का मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो इसलिए हम सोचे हैं कि आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए आए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे के.एम. हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना, ध्यान रखिएगा ये उनकी रचना है निराला की साहित्य साधना, इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ठीक है, यहाँ से उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि। ठीक है, पाठ के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है और यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है।
अब बढ़ते हैं निबंध की तरफ। परंपरा का मूल्यांकन। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दें, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पूंजीवादियों ने अपने हित में किया था। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसके प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। साहित्य के विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। ठीक है, पर यह आवश्यक नहीं कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा है। ठीक है, व्यवहार में वही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम एक और यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही अच्छा होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है। इसीलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों को अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय को आनंद विवल कर देती हैं। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गढ़ समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शेली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह प्रच्छन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा भाषी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खासतौर से रूसी जाति ने बारंबार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है।
समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। ज़ारशाही रूस से के तोलस्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। ज़ारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई, अलग हो गईं। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुईं। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल हैं उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति और दूसरा जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृत और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमि नहीं रहती जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। ठीक है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर ज़ारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीयता और अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि कोई उसका हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे बड़ा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में ही नहीं उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रह्मण्यम भारती को कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं, वे तो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। तो आपका चैप्टर होता है समाप्त और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यास प्रश्न के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। कक्षा 12 की जो प्रैक्टिस सेट हम नहीं करवाए हैं, अभी 6 से लेकर 11 तक हम लोग कर चुके हैं। कक्षा 6 से लेकर 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11,
कर चुके हैं हम लोग। ये इसका प्रैक्टिस सेट उससे बनने, इस बुक से बनने वाले सभी प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में कक्षा 12 से जो प्रश्न बने हैं, 75 प्रश्न बने हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, धन्यवाद।